डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होती है, शॉर्ट में हम इसको GMT भी बोल सकते हैं। तो अब ये होती क्या है एक्चुअल में, जितने भी, जैसे मैंने आपको एक बार सिमेट्री ऑपरेशंस के प्रोडक्ट के बारे में बताया था, तो एक्चुअल में ये किसी भी ग्रुप के दो मेंबर के जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, दो सिमेट्री ऑपरेशंस का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, बस ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर हम देखें इसके बारे में क्या हम लिख सकते हैं, तो अ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल इज अ टेबल विच गिव्स द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड द स्क्वायर ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप। यानी कि अगर हम किसी भी ग्रुप मेंबर का स्क्वायर करें या दो मेंबर्स को ले लें किसी भी ग्रुप के और उनका जो बाइनरी प्रोडक्ट होगा, बस वो हमें ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा, ये रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है। देखिए रो और कॉलम में हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये इस तरह से बनाया इसको, यहाँ पर हम उस ग्रुप का नाम लिख देंगे, जो भी ये ग्रुप का नाम होगा। सपोज हमारा G ग्रुप है, सपोज कोई भी, ठीक है, और उसमें हम कोई सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सपोज E, A और B। तो ऐसे अगर हम यूं जाएंगे तो ये तो बनेगा कॉलम, और अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो ये बनेगा रो। तो हम यही वाले एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशंस जो होते हैं, जो सिमेट्री ऑपरेशंस यहाँ लिखे होते हैं, वही सिमेट्री ऑपरेशंस आपको यहाँ भी लिखने हैं। तो जो इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ऑफ द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल लिस्ट्स all symmetry operations of a particular point group one after another in the same order। तो इसकी जो फर्स्ट रो है, यानी रो कौन सी हो गई हमारी, फर्स्ट रो अभी हम लिखेंगे, ये वाली जो जाएगी इधर से जाएगी फर्स्ट रो, और जो ये जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम। या आप इसको भी ऐसे भी मान सकते हैं कि आप इसी को अगर फर्स्ट रो और इसी को फर्स्ट कॉलम मान लीजिए। आपको क्या करना है, सिंपल बस ग्रुप का यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी ग्रुप है, और इधर की साइड उसके सारे सिमेट्री ऑपरेशंस लिखने हैं। तो जिस सीरीज में यहाँ सिमेट्री ऑपरेशंस लिखे हैं, बस उसी सीरीज में यहाँ पर भी सिमेट्री ऑपरेशंस लिखने हैं। तो ये तो हो जाएगी रो और ये हो जाएगा कॉलम, और बस फिर इनका जो है हमें प्रोडक्ट लिखना होता है। और इसके अंदर जो भी आएगा, वो जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो सब इसके अंदर हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, यहाँ पर जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे एक के बाद एक, ठीक है। फिर द अदर रोज एंड कॉलम ऑफ द टेबल इंडिकेट द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इन अ कॉलम फॉलोड बाय द एलिमेंट इन अ रो। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने ये सपोज हमारी ये फर्स्ट रो हमने भर दी उसके सारे सिमेट्री ऑपरेशन से, और जो ये हमारी कॉलम थे वो हमने भर दिए ये भी सारे सिमेट्री ऑपरेशन से, और सेम ऑर्डर रखा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर बाइनरी प्रोडक्ट माने जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा बाइनरी प्रोडक्ट है। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, या तो हम कर सकते हैं कॉलम इंटू रो, या हम करेंगे रो इंटू कॉलम। तो हम जो कर रहे हैं वो करेंगे कॉलम इंटू रो, यानी कि हम पहले रो का एलिमेंट लेंगे और फिर हम कॉलम का एलिमेंट लेंगे, या रो का ऑपरेशन लेंगे और फिर हम कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको बताया भी था कि जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पीछे से शुरू करते हैं, तो राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट चलते हैं हमेशा। तो जो चीज़ बाद में लिखी होती है हम उसे पहले अप्लाई करते हैं, और जो चीज़ शुरू में लिखी होती है उसे हम बाद में अप्लाई करते हैं। तो हम कॉलम इंटू रो करेंगे, यानी हम पहले ये वाला एलिमेंट लेंगे और फिर हम ये वाला एलिमेंट लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है और फिर हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, और फिर सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो बनती चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें आगे लिखा है कि इफ़ देयर आर H एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G, किसी भी ग्रुप G में अगर सपोज हमारे H एलिमेंट्स हैं, तो all of the possible H square products of these elements are known, then this group is completely defined। यानी कि इसके अंदर अगर जितने भी एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं उन अगर सपोज हमारे सपोज हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या यहाँ पर जैसे मैंने दिखा रखे हैं सपोज हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो 9 आएंगे। तो यहाँ पर 9 आएंगे भी, देखिए एक तो हमारा यहाँ फिल होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से, फिर दूसरा हमारा यहाँ जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, फिर तीसरा यहाँ जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, फिर ये जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, फिर यहाँ जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन से, फिर इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से, फिर इसी तरह यहाँ पर हम भर देंगे। तो कुल मिलाकर हमें जो है यहाँ पर 9 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो वो यही बात यहाँ पर बताई भी गई कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं, अगर हम उनके स्क्वायर उस एलिमेंट का स्क्वायर कर दें तो हमें जो है जितने भी बाइनरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब उस मल्टीप्लिकेशन टेबल में मिल जाएंगे, ठीक है।
और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम जीएमटी बोल देते हैं। तो अ जीएमटी शोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। तो ये तो बता ही रही है कि एलिमेंट्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, और फिर दिस कैन बी डिराइव्ड बाय डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट्स। तो बस यही शुरू में बताया गया कि सिमेट्री एलिमेंट्स का जो भी बाइनरी प्रोडक्ट होगा बस वो हम इसकी हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में था। अब हम इसी का देखेंगे कि आगे और क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल अबाउट जीएमटी called rearrangement theorem states that each row and each column in the GMT lists each of the group elements once and only once। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है। ये जो रीअरेंजमेंट थ्योरम थी इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस जीएमटी में। अब कैसे अप्लाई करेंगे कि जब भी हम कभी देखिए एक तो चीज़ ये देख लीजिए, जब भी यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपके आएंगे वो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं आगे समझाऊंगी। चाहे आप इसको इससे किसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें, बस आंसर में आपके जो भी यहाँ पर आएंगे वो यही तीनों आएंगे। वो हमें रो में लिख सकते हैं और ये जो कॉलम है उसमें लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, चाहे तो हम ऐसे देखें और चाहे हम ऐसे देखेंगे, कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है। बस एक ही बार एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे अगर आपने कभी सुडोकू खेला हो तो सुडोकू में भी यही होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें स्क्वायर्स बने हुए होते हैं और 1 to 9 हमें नंबर्स फिल करने होते हैं। तो वो 1 to 9 ही लिखना होता है, हमें कोई नंबर रिपीट नहीं करना होता। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी है कि इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, ना तो किसी कॉलम में और ना किसी रो में। इसीलिए कभी भी कोई दो रो या दो कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे नहीं होंगे। फिर इसमें अब हम इसको डिराइव करना सीखते हैं कि कैसे हम डिराइव करेंगे। जैसे अगर हमें ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, अगर हमें कोई 3 ऑर्डर का ग्रुप है उसके लिए हमें जीएमटी बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो वो मैंने इसको पार्ट्स में बताया हुआ है कि कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही हमने एलिमेंट्स लिख लिए। भाई ई तो सभी में होता ही होता है तो इसलिए ई तो लिखना ही लिखना है। बाकी उसके दो सिमेट्री ऑपरेशंस थे वो भी हमने बाकी यहाँ लिख लिए। सपोज वो ए और बी है तो जैसे हमने यहाँ लिखे हैं वैसे ही हमने यहाँ लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। मल्टीप्लाई या फिर हम कह सकते हैं कि इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ई ही आएगा, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। और ई को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिमेट्री एलिमेंट को जब हम ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो सिमेट्री एलिमेंट वापस मिल जाता है, यानी कि वही मिलता है आंसर में। तो ई को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आएगा, ई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला देखेंगे कि ये कैसे हमने भर दिया। तो हमने ई को ई से मल्टीप्लाई किया तो ई आया, फिर इस ए को इस ई से मल्टीप्लाई किया तो फिर ए आया, फिर इस बी को ई से मल्टीप्लाई किया तो फिर से हमारा बी आया। तो हर बार रो और कॉलम को हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब ये लाइन भर दी और ये लाइन हमारी ये तो शुरू में ही भर जाती है, और ज़्यादातर केसेस में बल्कि हमेशा से ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये इसके जैसी होती है और ये सेकंड वाली लाइन बिल्कुल इसके जैसी होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 स्पेस हैं जो हमारे अभी खाली हैं, यहाँ पर हमें भरना है। अब देखिए वो जो मैं आपको बता रही थी कि हर जगह पर मतलब हर ग्रुप में हर कॉलम में या हर रो में हमारा जो ऑपरेशंस हमने लिखे हैं या एलिमेंट्स जो हमने लिखे हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी ए को ए से जब हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए 2 ही ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ए की जगह मतलब ए को जब हम इसका हम जब बाइनरी प्रोडक्ट देख रहे हैं तो देखिए वो क्या हो सकता है, वो या तो बी हो सकता है या वो ई हो सकता है। क्यों ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अगर हम इस रो की बात करें तो इसमें ए तो ऑलरेडी आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ ई या बी ही बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर आ सकती है। तो यही मैंने आगे लिखा है कि देयर इज देन ओनली वन वे टू कंप्लीट द टेबल, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू ई। या तो हम बी लिख सकते हैं या फिर हम ई लिख सकते हैं। अब हम इस दोनों में से कोई एक चीज पहले लिख के देखेंगे। सपोज हमने ए इज इक्वल टू ई लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, तो जो यहां पर प्रोडक्ट आएगा, यहां पर प्रोडक्ट क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट, यानी बी ए को पहले अप्लाई कर रहे हैं फिर हम बी को अप्लाई करेंगे तो बी ए इज इक्वल टू, फिर तो ऑब्वियसली वो बी हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ ई लिखेंगे तो यहाँ तो बी आएगा ही आएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं किसी रो में जो है, यानी ये अगर जैसे मैंने नीचे लिख दिया है किसी भी रो में वो एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होंगे। तो ए ई बी तीनों ही डिफरेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ कॉलम की बात करें तो आप देख रहे हैं कॉलम में बी जो है वो रिपीट होके आ रहा है। तो कॉलम में जो है बी
कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यही हमारी रीअरेंजमेंट थ्योरम बोलती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ए ए इज इक्वल टू ई लिखा है ये हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, ए ए इज इक्वल टू ई लिखने का या ए ए इज इक्वल टू बी लिखने का। तो अब हम यहाँ ए ए इज इक्वल टू बी लिख के देखते हैं। तो जब हम ए ए इज इक्वल टू बी लिख के देखेंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो द ऑल्टरनेटिव ए ए इज इक्वल टू बी लीड्स टू द फॉलोइंग टेबल। अब हमने लिखा ए ए इज इक्वल टू बी और इसकी जगह हमने लिख दिया ई। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें, अभी हम सपोज आप सोच लीजिए कि ये हमने नहीं लिखी है, तो देखिए अब इसको ना मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। अब तो ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सेकंड कॉलम की बात करें हम तो ए आ चुका है, बी आ चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ई ही आएगा, क्योंकि हमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। यहाँ बी आ चुका है, यहाँ ई आ चुका है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ ए ही आ पाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट थ्योरम। तो ये क्या दे रही है, ये एक्चुअल में जो कॉलम में जो हमारे रो में या जो कॉलम में हमें वो दे रखे हैं एलिमेंट्स या ऑपरेशंस, जो एक्चुअली ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में टेबल में हम हमेशा ऑपरेशंस लिखते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेशंस का मल्टीप्लिकेशन है या जो बाइनरी प्रोडक्ट है वो बस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल उससे बन जाती, मतलब ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से हम बाइनरी प्रोडक्ट जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि बाइनरी प्रोडक्ट की हेल्प से हम जीएमटी को बना सकते हैं। और हमेशा जो भी एलिमेंट्स यहाँ या यहाँ लिखे होते हैं वही सब इसके अंदर लिखे हुए आते हैं, इनके अलावा कुछ और हम लिखेंगे ही नहीं, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल पूरी मानी जाती है। अब साइक्लिक ग्रुप्स, अब ये साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ए ए इज इक्वल टू बी, हमने अभी लिखा ए ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे अगर हम देखें इसका, तो आपके पास अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल होगी तो आपको, अगर ऑलरेडी गिवन होगी तो आपको बाइनरी प्रोडक्ट मतलब ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर ए ए इज इक्वल टू बी आ रहा है, इसे देख के आप बोल सकते हैं। या यहाँ पर बी ए इज इक्वल टू ई आ रहा है, तो ए ए इज इक्वल टू बी है और बी ए इज इक्वल टू ई था, ये तो हमने अभी देखा ही। यहाँ पर ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने ए को पहले अप्लाई किया और फिर बी को, तो हमने इसको बी ए लिखा इसीलिए। और बी ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और देखिए बी ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ए दो ए की जगह हम एक बी लिख सकते हैं। तो हमने जब बी लिखा है तो बी की जगह हम दो ए भी लिख सकते हैं। तो हमने ये दो ए लिखे और एक ए तो ऑलरेडी यहाँ था ही, तो ये 3a हो गए और तो हमारा आंसर ई हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, thus we can consider the entire group to be generated by taking the element A and its powers। देखिए अब क्या ये बात कह रहा है कि पूरा ग्रुप हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट ए। कैसे, एक तो हमने एलिमेंट ए ले लिया, एक उसकी पावर ले ली, उसकी पावर बी के बराबर थी, क्योंकि ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी हो, और इस ए को हम ए क्यूब लिख सकते हैं, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ई। और हमारे कितने ऑपरेशन थे यहाँ पर, तीन ही तो ऑपरेशन थे, एक ई था, एक ए था, एक बी था। तो एलिमेंट ए से हमें ए मिल गया, ए के स्क्वायर से हमें बी मिल गया, ए की क्यूब से हमें ई मिल गया, यानी एलिमेंट ए और उसकी पावर से पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। तो यही हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। अ साइक्लिक ग्रुप इज अ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट एंड इट्स पावर्स। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, वो इसको, ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं जहां पर एक सिंगल एलिमेंट और उसकी पावर से सारा ग्रुप जनरेट हो जाए, और दिस सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रुप जनरेटर या ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, हम इसको ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए होगा उसको हम बोलेंगे कि ये दिस इज ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट और ग्रुप जनरेटर। In general, the cyclic group of order H is defined as, यानी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर H है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एलिमेंट X एंड ऑल ऑफ इट्स H पावर्स, जो भी उसका ऑर्डर है उस एलिमेंट की उतनी पावर अगर हम कर दें तो वो E के बराबर तो खैर है ही, तो उस एलिमेंट से और उसकी पावर से पूरा ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाएगा, और जनरली वो उसके ऑर्डर के बराबर ही निकल के आता है, ठीक है। और जहाँ पर X को हम बोल सकते हैं ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि साइक्लिक ग्रुप्स आर एबेलियन। एबेलियन मैंने आपको बताया था, इसका क्या मतलब होता है, ऑल मल्टीप्लीकेशंस आर कॉम्यूटेटिव, मतलब चाहे तो हम B को A से मल्टीप्लाई करें और चाहे हम A को B से मल्टीप्लाई करें, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। चाहे तो आप पहले इसको ऑपरेट करें फिर बाद में इसको करें, चाहे आप पहले इसे ऑपरेट करें चाहे इसको, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ऐसे ग्रुप्स जहां पर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है वो सारे के सारे हमारे एबेलियन ग्रुप्स कहलाते हैं, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि वो आपस में कॉम्यूटेटिव हैं। तो ये तो हुई ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात। अब आते हैं हम सब ग्रुप्स पर। अब ये सब ग्रुप्स क्या होते हैं, सब ग्रुप्स एक्चुअली होते हैं कि ग्रुप के अंदर ही जब कोई एक छोटा ग्रुप बन जाए तो हम उसको बोल देते हैं, उस छोटे ग्रुप को हम बोल देते हैं कि वो सब ग्रुप है। और ये सब ग्रुप्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं।
पहला होता है ट्रिवियल सब ग्रुप और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। अब ट्रिवियल सब ग्रुप किसको बोलेंगे? ट्रिवियल सब ग्रुप्स जहां पर खाली एक ही एलिमेंट हो ई, और उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उस सब भाई जब एक ही एलिमेंट है तो ऑर्डर भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑपरेशन हम एक ही अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और नॉन ट्रिवियल क्या होगा? नॉन ट्रिवियल जहां पर एलिमेंट ई इज ऑलवेज प्रेजेंट, ई तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ दीज ग्रुप बिगिंस विद 2, यहाँ पर 2 से यहाँ पर जो है इसका ऑर्डर शुरू हो जाएगा, यानी कि ई के अलावा और भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देयर आर ऑफ कोर्स ग्रुप्स विच हैव नो सब ग्रुप्स, और ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनका कोई सब ग्रुप होता है, जैसे कि C1 मैंने आपको बताया था, इसमें खाली एक ही एलिमेंट होता है ई, तो यहाँ पर इसका कोई सब ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अ सब ग्रुप satisfies all the 4 mathematical rules of a full group। जो मैंने ग्रुप के आपको 4 मैथमेटिकल रूल्स बताए थे, जैसे क्लोजर रूल था, एसोसिएटिव था, आइडेंटिटी था, तो इन्वर्स रूल था, तो ये चारों रूल्स जो हैं वो सब ग्रुप्स भी सेटिस्फाई करेगा। और इसके अलावा भी कंडीशंस होती हैं जो सब ग्रुप्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब वो कौन सी कंडीशन है? तो अ सब ग्रुप मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप शुड बी लेस देन दैट ऑफ द मेन ग्रुप, यानी जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो हमेशा जिस ग्रुप में से हमने उसको निकाला है, यानी जो बड़े ग्रुप के अंदर जो छोटा ग्रुप हमने बना दिया जिसको हमने सब ग्रुप बोला, उस सब ग्रुप का ऑर्डर उस मेन ग्रुप से हमेशा छोटा होगा, यानी कि कम होगा। और दूसरी चीज क्या थी? द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप जी, सब ग्रुप का ऑर्डर सपोज हमने जी मान लिया और उस बड़े ग्रुप का यानी मेन ग्रुप का ऑर्डर हमने एच मान लिया, तो द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप जी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एच मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ एच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एच अपॉन जी इज इक्वल टू के, यानी ये हमारा हो गया ग्रुप मेन ग्रुप का ऑर्डर और ये हमारा हो गया सब ग्रुप का ऑर्डर। तो सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा इसका अच्छा खासा डिवाइजर होता है और ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मतलब आएगी। इसका मतलब कहने का पूरा ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी सपोज हमारे पास h इज इक्वल टू 8 है, माने को हमने कोई ऐसा ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर है 8, तो अब g की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो g की वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकती है, यहाँ पर 2 हो सकती है, यहाँ 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं इसके डिवाइजर हैं। तो g की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर कोई भी फुल वैल्यू निकलेगी, मतलब ऐसे नहीं निकलेगी कि 2/3 आ रहा है या 3/2 आ रहा है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं निकलेगी, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पर तो हमेशा जो g होगा वो इसका कोई ना कोई डिवाइजर होगा। तो हम इसके बस सिंपल फैक्टर्स कर सकते हैं, तो जो भी फैक्टर्स होंगे 8 के वो सारे के सारे यहाँ पर ग्रुप सब ग्रुप के ऑर्डर हो सकते हैं। तो यही इस लाइन का मतलब है, ठीक है। तो ये एक लैग्रेंज थ्योरम थी, उसमें से हमने यहाँ इसको निकाला है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि हम सब ग्रुप में से सब ग्रुप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर सपोज हमारा C2V ग्रुप है। अब C2V ग्रुप में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? एक तो E प्रेजेंट होता है, वहाँ पर C2 प्रेजेंट होती है। C2 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लिख रहे हैं, तो C2 1 लिखा है क्योंकि C2 2 कर देंगे तो वो तो E के बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि C2 का हमेशा एक ही ऑपरेशन होता है। एक वहाँ पर सिग्मा V प्रेजेंट होता है और सिग्मा V डैश। इसका एग्जाम्पल क्या था? वाटर, अगर आपको याद हो तो हमारा वाटर जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इसका ऑर्डर क्या था? ऑर्डर होता है इसका 4। ये मैंने आपको जब अभी समझाए थे सारे ग्रुप्स, उनके ऑर्डर भी लिखवाए थे। देखिए ये जो अगर आप को याद ना हो तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे CNV तो हमारा C2V ग्रुप है, N का नंबर हमने 2 रखा, तो E हो गया, C2 हो गया और 2 सिग्मा V हो गए। तो या तो हम इस तरह, ये तो हमने लिख दिया सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें क्योंकि ऑपरेशंस के साथ हम अगर हम लिखेंगे तो दोनों सिग्मा V को फिर हम अलग अलग लिखेंगे, सिग्मा V और सिग्मा V डैश, ठीक है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2n। अब क्योंकि यहाँ पर n की जगह हमारा 2 है तो 2 2 जा 4, इसलिए हमारा h जो है इसके 4 के बराबर निकला है, ठीक है। तो ये तो हमारे हमने लिख दिया इसके सिमेट्री ऑपरेशंस। द सब ग्रुप, अब इसमें से हमें सब ग्रुप निकालना है, तो कैसे हम सब ग्रुप निकाल सकते हैं? देखिए एक तो सब ग्रुप हो जाएगा C1 अब ग्रुप के अंदर हमें ग्रुप निकालना है, तो C1 भी तो अपने आप में एक ग्रुप होता है और C1 में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? E, तो यहाँ पर E तो है ही, तो खाली यही एक एलिमेंट से हमारा एक सब ग्रुप बन सकता है C1 और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर आया हमारे पास, अब हम दूसरा सब ग्रुप कौन सा निकाल सकते हैं? C2। अगर आपको ध्यान हो एक CN सब ग्रुप भी था, और CN सब ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है? CN सब ग्रुप में खाली देखिए ये मैंने बता रखा है E और CN प्रेजेंट होते हैं। तो E और CN प्रेजेंट होने का मतलब हमारे पास N का नंबर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इसमें E और C2 प्रेजेंट होंगे और G इज इक्वल टू हो जाएगा N का नंबर के बराबर, तो G इसका हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2। तो ये E और C2 मिलकर
एक और सब ग्रुप बना सकते हैं और वो सब ग्रुप कौन सा होगा, C2 सब ग्रुप। अच्छा, फिर ये E और सिग्मा V मिलकर कौन सा सब ग्रुप बना सकते हैं, CS सिग्मा ग्रुप में क्या, CS वाले ग्रुप में क्या होता था, एलिमेंट्स खाली E प्रेजेंट होते थे और सिग्मा प्रेजेंट होता था। तो यहाँ पर भी इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो 2, और ये वाला E और ये सिग्मा V डैश, ये एक और सब ग्रुप बना सकते हैं CS डैश, और CS डैश में क्या प्रेजेंट होगा, एक तो E और सिग्मा V डैश। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 सब ग्रुप्स बन सकते हैं, और इनका अगर आप ऑर्डर देखें तो ये 4 के डिवाइजर तो निकल के आ रहे हैं, तो 4 का डिवाइजर 1 भी हो सकता है, 4 के डिवाइजर 2 भी हो सकता है। तो यानी कि हम ये कहें कि H/G अगर हम करें, यानी कि 4/1 कर दें या 4/2 कर दें, तो हमारे पास हमेशा एक इंटीजर जो है वो निकल के आ रहा है। तो यानी ये जो ये है इसके डिवाइजर हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अब जो ये हमने यहाँ पर सब ग्रुप्स बनाए हैं, इन सब की इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमारे सही बने हैं कि नहीं, तो हम इनकी GMT बनाकर देखेंगे, यानी कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ भी है कि thus there are as many as 4 subgroups in C2V group. The proof that a subgroup is meeting all the requirements of a group can be seen in our ability to write a GMT for each of these subgroups. तो इन subgroups के लिए अगर हम GMT बना पाए तो फिर हमारा जो है सारी रिक्वायरमेंट जो है वो GMT पूरा कर देती है। तो हमने यहाँ पर बना के भी देखिए सबसे पहले हमने C1 के लिए बनाया, तो C1 के लिए क्या, सिर्फ एक ही तो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट था, तो हमने E लिख दिया। तो जब हमने यहाँ E लिखा तो हम यहाँ भी E लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो E आ गया आंसर, तो हमारा G भी निकल गया यहाँ पर 1। अच्छा, फिर हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे C2 के लिए। अब C2 में कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे थे, E और C2, तो वही E और C2 हमने यहाँ लिखा, वही E और C2 यहाँ लिखा। फिर हमने इनका ये अंदर जो है इनके बाइनरी प्रोडक्ट जो है फिल करने शुरू किए। तो E को E से मल्टीप्लाई किया तो E, और E को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी C2। फिर हम लिख सकते हैं, ये तो हम पहली जो हमारी रो थी वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो पे आएंगे, दूसरी रो में C2 को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 आएगा, और C2 को जब हम C2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा E ही आता है। ये तो आपको पता भी, ये मैंने बताया भी था। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको सारे प्रोडक्ट जो सिमेट्री ऑपरेशंस, प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था। ये C21 मल्टीप्लाई बाय C21, तो आंसर क्या हो जाएगा C22, और C22 मतलब क्या होता है CNN, और CNN हमेशा E के बराबर होती है। तो इस तरह से ये हम जो बोल सकते हैं कि ये हमारी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है C2 ग्रुप के लिए भी बन के आ रही है। फिर हम CS के लिए बनाएंगे। CS में कौन से प्रेजेंट थे, E और सिग्मा V, तो E सिग्मा V यहाँ लिखे और E और सिग्मा V यहाँ लिखे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया E, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा V, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा V, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो E आएगा आंसर, ठीक। ऐसे ही हम CS डैश के लिए बना सकते हैं। तो ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हम बना पा रहे हैं, और बनाने से क्या हो रहा है कि जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे थे वो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो GMT बन रही है वो बिल्कुल सही बन के आ रही है। या जो हमने सिमेट्री एलिमेंट्स लिए हैं, जितने लिए हैं अगर हम उसका स्क्वायर करें तो उतने ही हमारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारे 2 एलिमेंट्स से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा आंसर, तो हमारे 4 के 4 यहाँ पर निकल के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल सब ग्रुप्स मस्ट कंटेन E, सारे सब ग्रुप्स में E तो होगा ही होगा। हाउएवर सब ग्रुप्स डिफर फ्रॉम देयर फुल ग्रुप्स इन वन एस्पेक्ट्स। अब सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में वैसे तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा ग्रुप में होता है, सब ग्रुप भी बिल्कुल वैसा ही होता है। सिर्फ एक चीज वहां पर डिफर करती है कि द एलिमेंट ऑफ अ फुल ग्रुप नीड नॉट नेसेसरीली कम्यूट। जरूरी नहीं है कि फुल ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो आपस में कम्यूट करे ही करे, वो कर भी सकते हैं और वो नहीं भी कर सकते। इसीलिए ग्रुप जो हमारे एबेलियन टाइप भी होते हैं और नॉन एबेलियन टाइप भी होते हैं। लेकिन वेयर एज द एलिमेंट ऑफ एन अल्टीमेट सब ग्रुप, यहाँ पर ये लाइन मैंने अल्टीमेट ऊपर करके लिखा है, भूल गई थी यहाँ लिखना। तो एन अल्टीमेट सब ग्रुप का मतलब जो फाइनल सब ग्रुप बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रुप में से सब ग्रुप बनाएंगे तो सब ग्रुप में से भी सब ग्रुप बन सकता है। तो जो फाइनल सब ग्रुप बनेगा, यानी जो अल्टीमेट सब ग्रुप, यानी कि जो लास्ट में सब ग्रुप बनेगा या जिसको हम फाइनल सब ग्रुप बोलेंगे, वो जो डू नेसेसरीली कम्यूट, उसके एलिमेंट्स हमेशा कम्यूट करेंगे। देयरफॉर अल्टीमेट सब ग्रुप्स आर ऑलवेज एबेलियन लाइक। इसीलिए जो अल्टीमेट सब ग्रुप्स बन के आते हैं वो हमेशा एबेलियन होते हैं नेचर में। ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। जैसे सपोज हमारे पास D3H था, ठीक है। अब अगर हम D3H की बात करें, यानी कि देखिए यहाँ पर
मैंने आपको DNH के बताए थे सारे के सारे जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स थे। एक तो E तो सब में हो गई। यहाँ पर अगर मैं D3H कर रही हूँ तो C3, और C3 में हमारे ऑपरेशंस कितने निकल के आ रहे थे? 2, और वो 2 ऑपरेशंस कौन से थे? एक तो C3 1 और एक C3 2। तो वही मैंने यहाँ पर ऑपरेशंस के साथ लिखा है। फिर यहाँ पर अगर C3 है तो 3C2 भी होंगी, और वो 3C2 कौन सी हो जाएंगी? एक C2, एक C2 डैश, एक C2 डबल डैश। अगर 3C2 है और सिग्मा V भी प्रेजेंट है तो 3 ही सिग्मा V प्रेजेंट होंगे, और वो कौन कौन से होंगे? सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश। और फिर इसमें क्या है? सिग्मा H भी प्रेजेंट है, तो हमने सिग्मा H भी लिख दिया। और यहाँ पर SN प्रेजेंट है, और I तब प्रेजेंट है जब n इज इक्वल टू E1 होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 3 है n का नंबर, तो इसलिए I तो प्रेजेंट होगा नहीं, तो यहाँ पर S3 प्रेजेंट होगा। और S3 के लिए ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3 - 1, यानी कि 2 ऑपरेशंस। यहाँ पर n-1 बताया था मैंने, जब भी ऑड नंबर होगा तो हमेशा Sn के n-1 ऑपरेशंस, तो यहाँ पर 2 ऑपरेशंस होंगे, और वो 2 ऑपरेशंस कौन से हैं? ये S3 1 और S3 5। ठीक है, तो ये सब हमने सारे ऑपरेशंस यहाँ पर लिख दिए। अब इन ऑपरेशंस में से हम सब ग्रुप्स देखेंगे कौन कौन से निकल के आ सकते हैं। तो द सब ग्रुप्स कौन कौन? सबसे पहले तो C1 तो होगा ही होगा, जिसका एक E है। अच्छा, E, और अगर हम देखें तो एक E और C2, ये दोनों मिलके कौन सा सब ग्रुप बना सकते हैं? C2, यानी जो CN टाइप जो होता है, तो ये एक C2 सब ग्रुप बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही C2 डैश के साथ बनेगा, ऐसे ही C2 डबल डैश के साथ बनेगा। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? एक हम यहाँ बना सकते हैं CS, सिग्मा वाला भी बना सकते हैं, CS और सिग्मा H वाला। ठीक है, तो ये हमने इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा H लिख दिया, क्योंकि CS हमारा सिग्मा V के साथ भी बन रहा है, सिग्मा H के, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख दिया कि यहाँ पर हमारा CS बन सकता है और वो सिग्मा H के साथ बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कौन से प्रेजेंट होंगे? CS सिग्मा में E और सिग्मा ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो CS ये वाला बन रहा है जिसमें H मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब वो सिग्मा V, तो क्योंकि सिग्मा V हमारे पास 3 है तो इसलिए CS सिग्मा डैश और CS डबल डैश बन सकता है। फिर यहाँ पर C3 पॉइंट ग्रुप भी बन सकता है। अब C3 कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एक E है और यहाँ पर बाकी की दोनों C3 भी है, तो हमने C3 भी लिख सकते हैं, तो C3 पॉइंट ग्रुप बन सकता है। फिर C3H भी बन सकता है। C3H कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर E है, C3 भी है और एक सिग्मा H भी प्रेजेंट है, तो इन्हीं के जो, और फिर इसके अलावा C3H में और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वो हमें देखिए मैंने आपको बताया था। ये CNH में कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? एक तो E, CN, सिग्मा H, I तब प्रेजेंट होगा जब E1 होगा, लेकिन हम C3H की बात करें तो H तो प्रेजेंट, तो I तो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन SN यानी S3 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो S3 के भी 2 ऑपरेशंस, ये सब ऑपरेशंस लिखे हुए हैं C3H के, तो ये लिख दिए हमने। फिर ऐसे ही C3V भी यहाँ पर लिखा है। D3 कैसे बन सकता है? जब उसमें C3 और 3C2 प्रेजेंट हो, और C3 के दोनों ऑपरेशन और जो 3C2 थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 12 सब ग्रुप्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि सब ग्रुप्स कभी भी ढूंढने को आते हैं तो आपने सिर्फ ग्रुप को देखना है, और हर ग्रुप, जो भी आपने ग्रुप्स याद कर रखे हैं उन सारे सब ग्रुप्स, उन ग्रुप्स को रिमाइंड कीजिए कि कौन कौन से सब ग्रुप्स थे शुरू से लेकर, और उनके एलिमेंट्स को रिमाइंड कीजिए। तो वो एलिमेंट्स अगर इनमें प्रेजेंट है तो बस उन्हीं को निकालते चले जाइए, और फिर आपके सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। फिर अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो जितने हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे उतने उनके ऑर्डर वहाँ पर बनेंगे। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये शुरू के तो सब 2 2 1 और ये है 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6। और देखें अगर आप इसका ऑर्डर अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर मैं DNH की बात करूं तो DNH में जो ऑर्डर था वो 4n के बराबर था, और n की वैल्यू हमने यहाँ 3 लिखी है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्रुप का ऑर्डर आ गया, वो 12 आया। और 12 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे सब ग्रुप्स मतलब हमें जो जितने भी डिवाइजर थे उनके हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि मतलब जो भी H/G था वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू जो थी वो निकल के हमारी आ रही है। जरूरी नहीं कि सारे डिवाइजर ही हों, हाँ, पर जितने निकल के आ रहे हैं वो डिवाइजर होने चाहिए वहां पर। ठीक है, तो H/G जो है वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, तो वो हमारा निकल के आ भी रहा है कि H/G अगर हम करेंगे तो हमेशा हमें कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो यहाँ से 1 G इज इक्वल टू 1 और G इज इक्वल टू 3 तक, यानी 1 से लेके 3 तक सारे के सारे मैंने लिखे हैं साइक्लिक। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप का कोई एलिमेंट और उसकी पावर वो सारे ग्रुप को जो है जनरेट कर देगा। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें C3H और C3V या D3 की अगर हम बात करें,
हम इनमें से क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे जितने भी निकले ऊपर वाले ये तो सब अल्टीमेट थे, यानी इनमें से अब हम छोटा ग्रुप कोई नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम C3H, C3V या D3 की बात करें तो इनमें से अभी भी एक छोटा ग्रुप जो है निकल के आ सकता है, यानी इन सब ग्रुप में से भी हम सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं। तो अभी ये अल्टीमेट सब ग्रुप्स नहीं आए हैं, इसीलिए ये साइक्लिक भी नहीं हुए नेचर में, ठीक है। साइक्लिक वही होंगे या एबेलियन वही होंगे जो कि हमारे जो होंगे अल्टीमेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ C3H है, C3H में हम क्या कर सकते हैं, एक C3 पॉइंट ग्रुप बन के आ सकता है, ठीक है। अगर खाली C3H की बात करें तो इसमें एक C3 पॉइंट ग्रुप भी बन के आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते, या जैसे हम C3V की बात करें तो यहाँ पर C3 बन के आ सकता है, एक यहाँ पर CS बन के आ सकता है, और CS भी काफ़ी सारे 3 CS बन सकते हैं, ऐसे ही नीचे भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयर आर 12 सब ग्रुप्स इन D3H ग्रुप एंड इट इज़ पॉसिबल टू राइट डाउन और GMT फॉर ईच वन, सबके लिए हम GMT भी लिख सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट फॉर C3H, C3V एंड D3 सब ग्रुप्स इट इज़ पॉसिबल टू राइट डाउन फर्दर अल्टीमेट सब ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम जो ऊपर वाले हैं इनको तो हम एबेलियन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्यूटेशन जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एबेलियन होंगे क्योंकि अभी हम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन जो अल्टीमेट सब ग्रुप निकलेगा, यानी कि जो फाइनल सब ग्रुप निकलेगा, इनमें से भी जो फाइनल होगा वो 100% जो होगा वो एबेलियन ही होगा। उनके जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट करेंगे ही करेंगे। तो ये आज के वीडियो में सिर्फ GMT और सब ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी क्लासेस रहती हैं अभी आपकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।